नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों का पहला इंतज़ार जो है दोस्तों ख़त्म हो गया। पहला इंतज़ार पेपर देने के बाद कि आंसर की कब आएगी, तो आपके आंसर की आ गई है। और आई होप आप इस वीडियो के ऊपर आए हो तो सभी ने अपनी क्वेश्चंस चेक कर लिए हैं कि कितने क्वेश्चन उसके सही हैं, कितने क्वेश्चन उनके गलत हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से डाउट क्वेश्चंस हैं इस पेपर के अंदर और क्या कट ऑफ हो सकती है। प्रीवियस ईयर से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, सभी प्रकार की मापदंड हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और बिना किसी देरी के हम आज हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो मुझे डाउट लगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ ये क्लासिकल वाला ही है कि क्लासिकल थ्योरी जो है के अंदर कौन कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। तो वन फैक्टर मॉडल एडम स्मिथ का दिया हुआ है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एडम स्मिथ का दिया हुआ है, तो ए और बी तो नहीं आएगा ऑप्शन में। लेकिन एनटी ने इसका जो ऑप्शन आंसर दिया है वो डी और ई दिया है। लेकिन द सेटिस्फाई जीरो सम गेम्स, ये तो मर्केंटलिज्म्स का थ्योरी है, तो ये भी बेसिकली क्लासिकल्स की एप्लीकेशंस के अंदर नहीं आती है। तो इसका आंसर राइट होना चाहिए था सी डी ई, लेकिन एनटी ने इसका आंसर दिया है डी और ई। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डाउट में जाता है मेरे हिसाब से। आपकी इसके ऊपर क्या राय है वो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। तो दो क्वेश्चंस अगर किसी भले मानस ने इसका फोर्थ आंसर किया है या कोई और आंसर करके आया है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा या क्वेश्चन ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो 2 नंबर यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं, मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही उन्होंने जीरो सम गेम्स को देखा होगा तो सी ऑप्शन उनके अंदर माइंड में आ गया होगा कि जिसके अंदर सी है वो तो आंसर में आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट दोस्तों। तो एनटी ने इसका सेकंड ऑप्शन दिया है, आप इसकी हिंदी करो इंग्लिश करो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने इसका फोर्थ आंसर किया था कि गवर्नमेंट्स बोरिंग डज नॉट अफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस दोस्तों। तो क्या यह जो फोर्थ स्टेटमेंट है क्या कहीं से भी आपको गलत लगती है क्या, कि गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करती है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, वो करती है। देयर आर सो मैनी अदर वेज जिसके कारण वो अफेक्ट कर सकती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस भी डाउटफुल, मुझे लगता है कि इसके अंदर भी 2 नंबर हमें मिलने चाहिए। और उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, कि इसका जो आंसर मैं करके आया था 1.5, सिंपल इसमें दे रखा है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों होता है इक्वल टू AR डिवाइड बाय AR माइनस MR, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 30/30 माइनस 10, 30/20 करेंगे तो 1.5 आएगा। तो नेगेटिव आएगा ही कैसे। और दूसरा, अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, माइनस का बाहर निशान होता है और एक वैल्यू यहाँ पर या तो क्वांटिटी माइनस में मिलती है या प्राइस माइनस में मिलता है, कि उनका जो डिफरेंस हम लेते हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो बाहर जो इलास्टिसिटी लिखी जाती है वो हमेशा पॉजिटिव ही लिखी जाएगी, वो नेगेटिव हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी मुझे हिसाब से 2 नंबर स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए कि इसका जो आंसर है वो माइनस के 1.5 ना आकर 1.5 आएगा, ऐसा मेरा प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पता नहीं एनटीए वालों को क्या कहना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था, पहले मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन बाद में मैंने जब थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पाया कि जो न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स थे वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस को मानते थे भाई। यही बेसिक डिफरेंस था। रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब एक समझदार व्यक्ति कैसे डिसीजंस लेता है, और यही बेसिक डिफरेंस होता है केन्जियन और न्यू केन्जियंस में, कि न्यू केन्जियन जो है वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस को मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन तो ड्रॉप नहीं होगा या क्वेश्चन चेंज नहीं होगा इसका आंसर। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन है जिसको हम डाउट में कह सकते हैं, बाकी इसके ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ। एनटी ने इसका जो आंसर है वो सी और डी दिया है। उसके बाद में दोस्तों ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चंस है कि जिसमें दोनों क्वेश्चन सेम से लग रहे थे। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चंस है और इन लोगों ने इसको एक गलत कर दिया। मैंने इसका आंसर बेसिकली दिया था, आई थिंक 3rd दिया है मेरे हिसाब से, लेकिन इसका आंसर 4th दे रखा है। तो ये भी ड्रॉप होने के चांसेस हैं बिकॉज इस क्वेश्चन के 100%। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों एक क्वेश्चन ये हमारा 1 एंड इसके अलावा 2 ये वाला, एंड इसके अलावा 3 क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चंस 3 और ये 4 क्वेश्चंस दोस्तों। तो ये 4 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर
ड्रॉप होने के चांसेस हैं। पेपर फर्स्ट का अभी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कितने क्वेश्चंस ड्रॉप हो सकते हैं। मेरा ऐसा अंदाज़ा कहता है कि अगर 4 में से अगर 3 क्वेश्चंस भी हमारे ऊपर बैठते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होगी, एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। अब बात आती है दोस्तों कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या कट ऑफ जा सकती है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 3 जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो मेजर डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो पहला है कि जो मैंने एनालाइज़ किया, जो मेरे दोस्तों से मैंने पूछा है कि इस बार का जो पेपर था, हम सभी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर पहले की कंपेरिजन में आसान था। चलो मैंने मान लिया आसान था, ठीक है। और इस बार मेरे क्वेश्चंस थोड़े अच्छे बने हैं, नो डाउट, लेकिन कितने बने हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि इसका जो पेपर फर्स्ट आया था उसके अंदर जो डीआई था, मेरा ऐसा अनुमान है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डीआई को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, जिसके कारण पेपर फर्स्ट उनका मेरे हिसाब से इतना बेहतर नहीं हुआ है जैसा मेरा अनुमान कहता है। जो मैंने मेरे दोस्तों से बात की है कि जो पेपर आप अगस्त के अंदर जो पेपर दे के आए थे उसके अंदर इकोनॉमिक्स जो पेपर फर्स्ट के अंदर बच्चों के 37, 35 मतलब 33 नंबर तो बिल्कुल आराम से बन रहे थे। लेकिन इस पेपर के अंदर स्टूडेंट्स के, मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि लगभग 27, 29 इस प्रकार के नंबर बन रहे हैं, 31 इस टाइप के नंबर पेपर फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चंस मैं कह सकता हूं कि पहले के कंपैरिजन में इस बार 3 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट से हमारे कम हो रहे हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों जो पैसेज आए हुए थे इकोनॉमिक्स के अंदर, एक तो था वो टेबल वाला था, इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जो हमने प्रेडिक्शंस की थी इसका आंसर ये आना चाहिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के किसी के 4 किसी के 5 भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि जिनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इसके अंदर मुझे डाउट लगता है कि पिछली बार भी इसी प्रकार से एक हमारा पैसेज आया था, एक था ग्राफ वाला पैसेज था, उसके अंदर मोस्टली बच्चों ने ठीक कर दिया था। लेकिन जो दूसरा पैसेज था आई थिंक बजट का, वो था बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, उसके अंदर स्टूडेंट्स के नंबर कम आ रहे थे। तो वहाँ पर मैंने जो एनालाइज किया कि वहाँ पर 10 में से फिर भी 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स सही कर रहे थे। लेकिन इस बार मेरा ऐसा अनुमान है कि दोनों ही पैसेज थोड़े से गड़बड़ वाले थे। लास्ट पैसेज तो बिल्कुल कुछ इस प्रकार का था कि उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा सेंस बेस्ड था, पैसेज पढ़कर समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या हम लगाएं। तो वहाँ पर भी मुझे गड़बड़ सी लगी और ऐसा एवरेज लगा कि एवरेज स्टूडेंट के 10 में से 5 क्वेश्चन सही बन रहे हैं पैसेज के अंदर। तो इस प्रकार से मैंने ऐसा अनुमान लगाया दोस्तों कि 3 क्वेश्चंस पहले पेपर के अंदर और 1 क्वेश्चंस का डिफरेंस यदि हम पैसेज के अंदर लेके आए तो टोटल 4 क्वेश्चंस पहले से हम कम ला रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा आसान था, तो हम अगर 2 क्वेश्चंस को ऊपर कर दें तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार 2 क्वेश्चंस पहले से कट ऑफ जो है 2 क्वेश्चंस कम जाने की संभावना है। ऐसा मेरा प्रेडिक्शंस है, मेरा अनुमान है। बाकी आप अपनी प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं, आप अपना अनुमान लगा सकते हैं और बाकी जो रिजल्ट है वो आ ही जाएगा। तो मेरे अनुमान के अनुसार दोस्तों जो कट ऑफ जा सकती है कि जो अगस्त 2024 के अंदर जो कट ऑफ थी, आपका जीआरएफ की कट ऑफ देख सकते हैं जो कि 210 नंबर थी। इस बार मेरा ऐसा अनुमान है कि वो 208 पर जा सकती है। जनरल कैटेगरी के अंदर जो नेट 182 पर था वो 180 पे जा सकता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अंदर जो 200 पर जो हमारी जीआरएफ का कट ऑफ थी वो 196 पे जा सकता है, 196 या 198 हो सकते हैं। नेट 160 में निकल जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। इसी के अलावा ओबीसी 194 और जो ओबीसी का जो नेट है वो 154 नंबर पर मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। 3 क्वेश्चंस ड्रॉप होने चाहिए, 154 नहीं तो 156, मेरा ऐसा अनुमान है एक कि 156 पे इसका जो नेट है वो निकल जाना चाहिए। और बाकी दोस्तों ये प्रेडिक्शंस थी। जो रिजल्ट है आपको 12 से, मेरे हिसाब से 12 से 15 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप जो भी होगा अच्छा ही होगा। तैयारी करते रहिए, एनालाइज़ कीजिए कि आपने क्या गलतियां की, क्या यहाँ से हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमारे लिए इकोनॉमिक्स के में कोई स्कोप है या नहीं है। सारी चीज़ें आप एनालाइज़ करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और अपने अनुभव को और प्रगाढ़ कीजिए और अच्छा कीजिए। आई होप हम बेहतर ही करेंगे फ्यूचर में। और इस चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए दोस्तों कि मैं उस रफ्तार के साथ, उस बेहतरी के साथ काम करता रहूं। मैंने इस यूजीसी नेट का जो पेपर था उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट रिविजन्स क्लास का निर्माण किया था। 23 वीडियोस के अंदर मैंने कंप्लीट
इकोनॉमिक्स को बताने का प्रयास किया था, उन वीडियोस को जाके देखिए मेरे यार, मैंने बहुत ही मेहनत से, बड़े ही दिल से उस कंटेंट को तैयार किया था। तो अगर आप किसी भी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो और आपको चाहिए कि यार मुझे रिविजन्स करना है, तो मेरे दोस्त मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उस 23 वीडियो को अगर आप 23 वीडियो में से आप एक वीडियो देखोगे तो आपके दिल से एक आवाज़ आएगी यार कि रिवीजन करना है तो राहुल सर की क्लास से करना है, वरना करना ही नहीं है हमको। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके दोस्तों, एक ये सप्लाई वाला जो हमारा कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से पूछा गया क्वेश्चंस है कि जो लेग्ड सप्लाई फंक्शंस हैं तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर कैसे कन्वर्ज करें, कन्वर्जन कैसा होगा। तो सिंपल सी बात होती है कि अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी लेस देन होती है डिमांड की इलास्टिसिटी से, तो हम कन्वर्जन की तरफ बढ़ जाएंगे। भी जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनकी सप्लाई है वो लेस इलास्टिक है एज कम कि जब प्राइस चेंज होता है तो सप्लाई के अंदर की जो इलास्टिसिटी है वो कम है और डिमांड ज़्यादा मोर इलास्टिक है, तो जिसके कारण सप्लाई ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी और जो हमारा प्राइस है वो कन्वर्ज हो जाएगा, प्राइस जो है इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होनी चाहिए। और हमें पता है दोस्तों इलास्टिक का मतलब क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर अगर हमारा ये डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, तो अगर हमारा जो सप्लाई कर्व होगा दोस्तों वो लेस इलास्टिक होगा। लेस इलास्टिक कब होगा, जब हमारा सप्लाई कर्व स्टीप होगा। ये हमारा स्टीप होगा, ये हमारा फ्लैट होगा। तो हमें पता है कि जब हमारा सप्लाई कर्व स्टीप होता है तो उसका स्लोप क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। और जब हमारा सप्लाई कर्व फ्लैट होता है, जब हमारा सप्लाई कर्व मोर इलास्टिक होता है, तब वो हमारा क्या होगा, ये हमारा स्लोप इसका छोटा हो जाएगा। तो हमें तो हमारा जो स्लोप है वो बड़ा दिखाना है। बड़ा स्लोप होने का मतलब वो स्टीप होगा, स्टीप होने का मतलब वो लेस इलास्टिक होगा। तो यहाँ पर जब हमारा सप्लाई का स्लोप बड़ा होगा डिमांड के स्लोप से, तब हम कहेंगे कि जो प्राइस है वो बेसिकली क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन एनटी ने इसका सेकंड दिया है। तो ये ऑप्शन भी चेंज होने के आसार हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है। सो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। एक इसके अलावा एक सिमरनजीत जो हमारी ताई है, उसने जो हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये बच्चे क्वेश्चन करके आए थे। ये वाला नीचे दे रखी थी डिमांड डिमांड डिमांड, तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन लगा के आए हैं, लेकिन एनटी ने उसका आंसर दे रखा है ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एनटी का सही है, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों डी का मतलब है डोमेस्टिक कंजप्शंस, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में एक्सपोर्ट। तो ये बेसिकली हमारा टोटल जीडीपी बन जाती है। लेकिन जो इंपोर्ट हम बेसिकली क्यों लगाते हैं, जब हम यहाँ पर लिखते हैं सी, इस सी के अंदर होता है दोस्तों टोटल कंजप्शंस, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट भी, प्लस में आई प्लस में जी, इसी प्रकार से यहाँ पर डोमेस्टिक और इंपोर्ट होगा, प्लस में एक्सपोर्ट, माइनस फिर हम करते हैं जो फॉरेन से लिया गया है, ताकि तब हम बेसिकली जीडीपी को निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सिमरन ताई का जो बताया हुआ उनका जो कंसेप्ट है, ये वाला शायद ड्रॉप ना हो या हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, तो इसके ऊपर चैलेंज हो सकता है। लेकिन ताई जी ने कहा है 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ, तो शायद उनका ठीक भी हो सकता हो भाई, देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर कदम उठाए जा सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है।